नमस्कार दोस्त। कल भारत शासन अधिनियम 1909 हम लोग पढ़ रहे थे और 1909 के अंदर हमने थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ लिया था। लगभग 20 मिनट के आसपास का जो पोर्शन था, 20 मिनट के आसपास का पोर्शन हमने कल पढ़ा था। उस 20 मिनट के पोर्शन के अंदर 1909 में कैसे कैसे चीज़ें चली थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी बात बता दी थी। उसका दूसरा नाम क्या बनता है, क्या नहीं बनता, हमने वो भी आपको बता दिया था। उसके बाद उसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक जो हम शायद पढ़ रहे थे वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात हमने करी थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का मतलब वहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था 1905 बंगाल विभाजन पढ़ाया था। उसके बाद 1906 में ही आपको मुस्लिम लीग का गठन भी पढ़ाया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो है 1909 में क्या था, अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जो कि कर भी दिया गया था ना। तो एक्चुअल अगर आप कल की कहानी पढ़ते हैं तो कल हम पढ़ रहे थे दोस्त भारत शासन अधिनियम 1919, है ना दोस्त। कल हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 1909 सॉरी, है ना, भारत शासन अधिनियम 1909। है दोस्त, भारत शासन अधिनियम 1909 पढ़ रहे थे। और इसी का दूसरा नाम मेरे दोस्त जो मैंने लिखा था, इसका दूसरा नाम था क्या, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के अंदर मैंने आपको लॉर्ड मार्ले के बारे में बता दिया था, लॉर्ड मिंटो के बारे में भी आपको बता दिया था। और इसी के अंदर जो हम लास्ट पढ़ रहे थे, इसी के अंदर लास्ट पढ़ रहे थे हम क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। अगर आप दोस्त कल की बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मेरे दोस्त, तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है ना, अपना जो टॉपिक होगा एक्चुअल में आज का, वो पूरा का पूरा टॉपिक होगा क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की यदि बात की जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में एक्चुअल में आप लोग ये जान रहे हैं ना, ये वर्ड क्या लिखा, ये वर्ड लिखा संप्रदाय, है ना। ये वर्ड जो लिखा दोस्त, ये वर्ड लिखा है संप्रदाय, यानी कि संप्रदाय के लिए क्या करना, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल का मतलब संप्रदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल तैयार करना, अलग निर्वाचन, है ना। संप्रदाय का मतलब जितने भी धर्म जाति होंगी सबके लिए अलग। और कौन कौन से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में बात की जाएगी, तो जैसा आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, है ना। अब इनकी भी कैटेगरी अंदर डिफाइन कर दी गई, जैसे कि ब्राह्मणों को एक अलग कैटेगरी बता दी गई, है ना। अनुसूचित जाति की एक अलग कैटेगरी बता दी गई। ईसाई को हिंदुओं से अलग मान लिया गया, है ना। इसी तरह बौद्ध को अलग मान लिया गया, जैन को अलग मान लिया गया। तो इस तरह की जो नीति थी एक्चुअल में उसको कहा गया था क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। तो ये तो बात होगी जो हिंदू धर्म से रिलेट कर रहे थे, उन सबको विभाजन जो करने का काम किया था वो एक्चुअल में इसी में किया गया। लेकिन एक्चुअल जो कहानी थी वो क्या थी, मुस्लिमों की। मुस्लिमों के लिए भी निर्वाचन मंडल अलग से तैयार कर दिया गया था, है ना, कि भाई मुस्लिम को अब केवल मुस्लिम वोट करेगा और हिंदू को केवल हिंदू वोट करेगा। ठीक है, तो आप मेन हेडिंग बनाइएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। और एक लाइन लिखेगा दोस्त, भारत में चुनाव हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। 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 अर्थात भारत में चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 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 अपनाई गई। अपनाई गई। अगर मैं बात करूं दोस्त सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कौन है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल है दोस्त, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, इसके जो जनक हैं, जनक कहें या पिता कहें, है ना, जनक कहें या पिता कहें, तो कौन होंगे इसके जनक या पिता, तो आप बताएंगे लॉर्ड मिंटो, है ना। इसके जनक या पिता होंगे दोस्त कौन, लॉर्ड मिंटो।
ठीक है, इसके पिता या जनक होंगे दोस्त कौन? लॉर्ड मिंटो। लिख लीजिएगा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली के जनक या पिता लॉर्ड मिंटो। हाँ जी, लॉर्ड मिंटो। लिखा जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लिखेगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 3 भाग में तैयार की गई। है जी दोस्त, 3 भाग में तैयार की गई। ये 3 भाग कौन कौन से थे? अगर इन 3 भाग का देखा जाए दोस्त, तो ये जो 3 भाग थे, है ना, ये जो 3 भाग थे, ये कौन कौन से थे? पहला भाग इन्होंने कहा कि हम साधारण वर्ग ले रहे हैं, है ना दोस्त, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। दूसरा, हम ले रहे हैं वर्ग विशेष को, यानी कि जो कैटेगरी डिफाइन करी गई है ना, वर्ग विशेष को, और जो बचेगा वो हमारे पास टोटल ही रहेगा, है ना। तीसरा रखा गया कौन सा? विशेष। सपोज करो क्या कि हम कोई वस्तु खरीद के लाए, है ना, हम कोई वस्तु खरीद के लाए, उस वस्तु से हमने कुछ बनाया, है ना, तो एक तो नॉर्मल वस्तु है, वो नॉर्मल क्या है? वस्तु है। दूसरा, उससे हमने कोई चीज़ बनाई है, बनाने के बाद वो वर्ग विशेष है। जो थर्ड वाली कैटेगरी बची वो आपके पास प्योर बची है ना। जैसे मान लो आपको 3 तरह की कैटेगरी डिफाइन करनी है, 3 तरह के बच्चे हैं, एक तो बिल्कुल नॉर्मल है, एक थोड़े इंटेलिजेंट है, एक सबसे इंटेलिजेंट है। तो आपने 3 तरह की कैटेगरी डिफाइन करी, नॉर्मल बच्चे ले लिया आपने, उसके बाद जो थोड़े इंटेलिजेंट थे वर्ग विशेष वो दे दिया, उसके बाद जो बचे वो किस में चले गए? विशेष में चले गए, वो स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करी गई। ठीक है दोस्त, तो लिखिएगा 3 तरह के भाग थे दोस्त, एक थे आपका साधारण, एक था वर्ग विशेष, और एक था आपके पास विशेष। लिखा दोस्त। अगर आगे बात करूं तो याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन के आधार पर ही, है ना, पृथक निर्वाचन के आधार पर ही क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन के आधार पर ही मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तैयार किया गया। है ना, लिख लीजिएगा, पृथक निर्वाचन के आधार पर ही मुस्लिमों के लिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर ही मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल तैयार किया गया, अलग निर्वाचन मंडल तैयार किया गया। लिख लिया जी। अर्थात आगे लिखेगा, अर्थात इसके आधार पर अब, अर्थात इसके आधार पर अब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। 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 के द्वारा किया जाएगा। के द्वारा किया जाएगा। अब अगर आप अच्छे से देख रहे हैं ना भाई, अगर अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे हैं दोस्त, तो अच्छे से चीज़ें अगर समझ रहे हैं तो आप ऐसा देखो मेरे दोस्त, क्या कि इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपना ली। सबसे पहले किसको तोड़ा? हिंदू, और साथ में किसको? मुस्लिम को। हिंदू और मुस्लिम को तोड़ दिया सबसे पहले। ठीक है, इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल कर दिया तैयार, इनके लिए अलग कर दिया। इसके बाद क्या करा? हिंदुओं के लिए भी अलग निर्वाचन यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, यानी कि इसके अंदर हिंदू अलग कैटेगरी डिफाइन करी गई। हिंदू में हम किसको रखेंगे? बौद्ध की अलग रखी गई, जैन की अलग रखी गई,
ईसाई की अलग रखी गई, क्रिश्चियन की, है ना, इन सबको अलग डिफाइन किया गया। तो एक्चुअल में अगर आप देख रहे हो तो ये सारे तो पहले किसके साथ जुड़े थे, ये सारे, अगर ईसाई को छोड़ दो तो ये सारे किसके साथ जुड़े थे, हिंदू के साथ, और ये मुस्लिम भी किसके साथ थे, हिंदू के साथ। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने फूट डाल दी एक तरह से, है ना। तो यहीं से मेरे दोस्त एक नीति अपनाई गई थी, है ना, यहीं से एक नीति अपनाई गई थी मेरे दोस्त, जिसका नाम था फूट डालो और राज करो नीति, है ना। यहां से एक नीति अपनाई गई थी, कौन सी, फूट डालो और राज करो नीति, जो कि किसने अपनाई थी सबसे पहले, अगर पूछता है तो सबसे पहले याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। और अंग्रेजों में भी अगर आपसे पूछता है कि अंग्रेजों में भी किसने अपनाई थी, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने बल्कि ऐसा लिखना है, इसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने, है ना, इसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, है ना। और इस नीति को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप बताइएगा लॉर्ड कर्जन, है ना दोस्त। इस नीति को अपनाने वाला जो व्यक्ति था वो था दोस्त कौन, लॉर्ड कर्जन, है ना। ये नीति आपकी अपनाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। हो गया दोस्त यहां तक, चले आगे सुनिएगा। अब अगर आगे की दोस्त बात करूं तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा ही, याद रखिएगा, कल की कहानी याद है आपको, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ा के कितनी करी गई थी, 16, 4 बढ़ाई गई थी, अगर कल का आपने अधिनियम पढ़ा हो, है ना। अब इस अधिनियम में क्या हो, 1909 में जो विधान परिषद के सदस्य होंगे ना, विधान परिषद के सदस्य, इनके बारे में 2 बातें होंगी। क्या, सबसे पहली बात तो ये होगी कि इनका निर्वाचन कैसे होना है ना, इनका निर्वाचन आप कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा इनका जो निर्वाचन होगा, याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी कि डायरेक्टली नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, ये निर्वाचित। तो पहली बात तो ये। दूसरा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जी 16 से बढ़ा के कितनी कर दी मेरे दोस्त, 16 से बढ़ा के 60 कर दी थी। एक चीज का याद रखिएगा, ये जो 60 है मेरे दोस्त, ये मैक्सिमम है ना। ये जो 60 है मेरे दोस्त, ये क्या है आपका, तो ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब क्या है, अधिकतम है ये, है ना। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम है, यानी कि आप इतनी जो संख्या है वो रख सकते हैं। बात समझ रहे, इतनी जो संख्या आप अधिकतम रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मैं फिर कह रहा हूं 60 आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर आज की बात करूं, लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर की संख्या कितनी है, 552 है, लेकिन हैं कितने प्रेजेंट में, 545, ठीक है, 545। वही काम यहां था मेरे दोस्त, क्या कि आप 60 रख सकते थे, लेकिन इन 60 के अंदर भी, एक्चुअल में अगर बात करूं इन 60 के अंदर भी क्या था, इन्होंने कहा इन 60 में भी जो बड़े प्रांत हैं, प्रांत कल बताया था ना, जो बड़े प्रांत हैं मेरे दोस्त, उन बड़े प्रांत में तो आप 50 रखिएगा, है ना, 50 सदस्य रखिएगा।
और जो छोटे प्रांत है दोस्त, है ना, जो छोटे प्रांत है वहां पे आप संख्या रखिएगा कितनी, 30। वहां पे आप 30 मेंबर रख सकते थे, है जी। चलिए कोई बात नहीं, हमने 30 मेंबर मान लिए कि हम 30 मेंबर रख सकते हैं, ठीक। अब ये 50 मेंबर कौन कौन से वाले प्रांत थे, तो मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूं। भारत में 3 प्रांत सबसे फेमस है पहले से ही। कौन कौन से, बोलो बोलो। एक तो बंगाल, दूसरा मुंबई, और तीसरा मद्रास। ये 3 जो है बड़े फेमस है पहले से ही। इसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा था उसका नाम था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत एज नोन एज, मेरे दोस्त, संयुक्त प्रांत को आप जानते हो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट, यही आगे चल के जब मुस्लिम राज हुआ करता था यही अवध कहलाया था। और अवध जो है पुराना नाम पूछ लेता है किसका, तो फैजाबाद का अवध कहा गया था ना। तो इनके अंदर एक्चुअल में ये बना दोस्त क्या, यूपी। तो इनके अंदर कहा गया क्या कि इनके अंदर जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे मेरे दोस्त, इनके अंदर सदस्य होंगे 50। बात समझ गए। बड़े प्रांत हैं तो बड़े प्रांत में कितने रखे गए, 50। लेकिन छोटे प्रांत में 30 सदस्य रखे गए। अब ये तो हो गए तुम्हारे बड़े प्रांत। मैं कहूं छोटे प्रांत कौन से हैं यार, है ना, छोटे प्रांत। तो अगर छोटे प्रांत की बात करूं तो ये कह रहे थे छोटे प्रांत हमारी नजरों में जो है, जैसे पंजाब हो गया, यानी पंजाब रखा गया एक। दूसरा असम हो गया, असम को भी इन्होंने कहा कि ये भी छोटा राज्य है। तीसरा जैसे बर्मा हो गया, है दोस्त, बर्मा भी कैसा है दोस्त, छोटा राज्य है। बात समझ रहे हो ना, बर्मा। तो बर्मा जो था पहले, याद है ना, पता है ना, बर्मा जो है पहले किसका भाग था, भारत का भाग था, जिसको कब भारत से अलग किया गया था, 1937 में, है ना, 1937 में। अधिनियम कौन सा, 1935 वाला अधिनियम, 1935। और अलग कब हुआ, 1937 में अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्त, कीजिए।
लिखा दोस्त, चले आगे। ठीक है, याद रखिएगा इसी अधिनियम में दोस्त, है ना, इसी अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो कौन सी की बात कर रहे हैं दोस्त? 1919 की, 1909 की, है ना। इसी अधिनियम में क्या लाया गया, तो आप बताएगा विश्वविद्यालय है दोस्त, विश्वविद्यालय अधिनियम लाए जाएंगे, है ना, विश्वविद्यालय अधिनियम। और विश्वविद्यालय अधिनियम लाने के बाद दोस्त इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा याद रखिएगा, इसके द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर बात करूं और, तो याद रखिएगा इसी के द्वारा भारतीयों के लिए इंपीरियल परिषद की स्थापना की गई है जी, इंपीरियल परिषद की स्थापना की गई मेरे दोस्त। याद रखिएगा यहीं से भारत में, चलिए पहले इसको कीजिए, आगे बता रहा हूं। लिखा दोस्त, आगे चलते हैं। इसके बाद याद रखिएगा भारतीयों को गवर्नर की कार्य परिषद में शामिल होने के लिए प्रावधान लाया गया। शामिल होने के लिए प्रावधान लाया गया। याद रखिएगा कार्य परिषद में राज्य सचिव के रूप में दो व्यक्तियों का नाम नामांकित किया गया। है जी, दो व्यक्तियों का नाम नामांकित किया गया।
वो दो व्यक्ति में से एक बड़े फेमस है, याद रखिएगा है जी। एक व्यक्ति आप याद रखिएगा केजी गुप्ता, ठीक है, एक का नाम आप याद रखिएगा, एक का नाम केजी गुप्ता है। एक व्यक्ति कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी आपसे पूछता है ना, लिखे आप इसको लिखे, अगर कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति को पूछता है तो एसपी सिन्हा होंगे, याद रखिएगा। लास्ट टाइम यूपीएसआई में काफी पेपर में देखा गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, बहुत बार पेपर में था, मैं लिखवा दूंगा उसको अलग। अगर इसका दूसरा नाम लिखना है तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है, पहले ही पूछता है ना। अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, है जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी मेरे दोस्त। दूसरा नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये नॉमिनेट किए गए थे राज्य सचिव के तौर पे, है ना, कि ये कहीं ना कहीं भारतीयों की बात रखेंगे। अब लेकिन ये नहीं पता चला था भारतीयों की उन्होंने बात रखी थी या नहीं रखी थी। इसके बाद दोस्त अगर आगे बात करूं तो वायसराय की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। वायसराय की कार्य परिषद, वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति, शामिल होने वाले पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एसपी सिन्हा, है ना, एसपी सिन्हा। पूरा नाम बनता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप जब भी कोई पॉलिटी का अच्छा सा पेपर उठा के देखेंगे दोस्त, तो ये नाम आपको बखूबी कई बार नजर आएगा ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इतने सारे यार नाम थे, है ना। आप केसी गुप्ता को याद रखिएगा, और दूसरा मैंने आपको नाम बताया एसपी सिन्हा, आप याद रखिएगा। ये दोनों जो नाम हैं बड़े ही, इतना ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो काम थे यार, है ना, चाहे वो कार्य परिषद के बारे में हो, पहला व्यक्ति शामिल करा गया हो, बजट हो या कुछ भी हो, बजट पे बहस हो, है ना, कुछ भी हो, ये सारे के सारे जो काम थे ये आपके भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए थे, है ना। इसके बाद अगला जो अधिनियम आएगा मेरे दोस्त, 1909 खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1919। वो भी अपने आप में कहानी रचेगा, उसमें बढ़िया बढ़िया कहानी हुई होंगी, है ना, हुई होंगी मतलब पढ़ाई तो जाएंगी।